नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका प्राइम आईएएस ऑफिशियल के इस न्यू चैनल पर, इस न्यू प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मैंने न्यू क्यों बोला? क्योंकि प्राइम आईएएस का जो ओल्ड चैनल था उस पे भी हम अपडेटेड हैं, उस पर भी अपडेशन दे रहे हैं। पर अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, ये तो रही हमारे इस यूट्यूब चैनल की बात। अब जरा मेन बात कर लेते हैं। मेन बात की बात करें तो 71st बीपीएससी मेंस की जो मैं बात करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे लेक्चर को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें मैंने डिस्कस किया है कि 71st बीपीएससी मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स के वो कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। होलिस्टिक तरीके से मैंने उसको कवर करने की कोशिश की है। अब इसमें मैंने क्या किया है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्या मैं उनको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैं एक मैजिक सिखाने वाली हूँ जिसमें मैं देखेंगे अपन कि यहाँ पर कैसे करंट अफेयर्स को बेसिक्स के साथ जोड़ के समझना चाहिए। क्योंकि जब बीपीएससी आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि चलो बताओ इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में। हो सकता है उसके बेसिक से साथ पूछ ले, या हो सकता है आपसे किसी डिफेंस डील के बारे में, इत्यादि कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसका बेसिक आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो यहाँ हम अभी ये मैजिक सीखने वाले हैं कि करंट अफेयर्स को उसके बेसिक के साथ कनेक्ट करके कैसे समझे ताकि हम बेहतर आंसर राइटिंग लिख सकें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी के प्रोग्राम्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स के जो मैं दे रही हूँ और मीनाक्षी मैम के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उनको कॉन्टिन्यूअस देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। फिलहाल यहाँ पर जो मैं कह रही हूँ कि मिस नहीं कर सकते हैं, तो इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ। प्राइम आईएएस ऑफिशियल जो ये यूट्यूब चैनल है, प्राइम आईएएस जो है, ये आपके लिए यहाँ पर बिहार दरोगा एसडी जो मेंस है वो टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल्स के साथ दिया गया है कि फुल लेंथ टेस्ट कब होगा, कौन सी डेट पर होगा, कौन कौन से टेस्ट कब डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, ऑनलाइन ये जो है 299 में है, ऑफलाइन 599 में। ऑनलाइन जो है प्राइम आईएएस ऐप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है, माफी चाहती हूँ वीडियो बीच में ब्लर हुआ है। टेक्नोलॉजी में मेरा हाथ बहुत ही तंग है और मैं अब तक उसे नहीं सुधार पाई हूँ, पर सीख रही हूँ, आपकी तरह धीरे धीरे सीख जाऊंगी। खैर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर दिए गए और स्क्रॉल भी हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं। आई होप यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, फटाफट से एक बार सारे टॉपिक्स को पढ़ देती हूँ। बोले तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे कि ये आपका जो है वीवी ग्राम जो है, ठीक है, शांति एक्ट, लेबर कोड डिलिमिटेशन, इंडिया यूएसडी डिलिमिटेशन तो हमने अपने इस ऑफिशियल चैनल पे भी पढ़ाया है प्राइम आईएएस के, तो उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है। विकसित भारत ग्राम हो गया, ये जो डिलिमिटेशन है, इंडिया यूएस का जो ट्रेड है, इंडिया यूएन रिफॉर्म, डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म्स, नेपाल इलेक्शन जो जेनजीज प्रोटेस्ट है वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, बांग्लादेश इलेक्शंस और यहाँ पर फ्रीवीज जो है वो क्या होते हैं और कैसे हम उसको बेसिक के साथ कनेक्ट करके इलेक्शंस के साथ जोड़ के कैसे समझ सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आई होप इतना तो आप समझ गए कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजों का ध्यान रखा है प्राइम आईएएस ऑफिशियल ने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर लेक्चर सेक्शन क्या किया है मैंने कि जितने टॉपिक हैं उनको मैंने बेसिक से जोड़कर पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप ये समझ सके कि उसकी रिलेवेंसी करंट में तो है, लेकिन अगर हमसे मेंस में पूछा जाए तो हम कैसे टैकल करेंगे। अब ये तो नहीं कि भाई कितना आप पढ़ लेंगे मेंस के उसमें करंट के बारे में, उसमें बेसिक तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा, राइट। अगर आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे मैं कैसी बात कर रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि पहला टॉपिक जो कि मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई थी, ये लिस्ट आपको सारी पढ़ के जानी है अपने एग्जाम में। जिस भी मैगजीन से आप रेफर करते हैं तो ये करंट अफेयर्स के टॉपिक को जरूर कवर कर लेना, लेकिन जो मैं बता रही हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से कवर करेंगे तो आपके आंसर राइटिंग में बहुत खूबसूरती निकल कर आएगी, है ना। अब यहाँ पर जैसे डिलिमिटेशन, मैंने ऑलरेडी प्राइम आईएएस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर इसको बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर समझाया, आप जाके देख लेना तो और समझ आ जाएगा। डिलिमिटेशन में कैसे अब यहाँ पर पॉलिटी का जो बेसिक है और करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, फेडरलिज्म, इक्वालिटी प्रिंसिपल, ये सब हम बेसिक में पढ़ेंगे। पॉलिटी में आपने आई एम श्योर पढ़ा ही होगा। ठीक है, करंट कॉन्टेक्स्ट को कैसे जोड़ेंगे अब इसके साथ, अगर ऐसा कोई टॉपिक आपको
आपको आता है, तो जैसे 2026 के बाद पता चल रहा है कि डिलिमिटेशन होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझना है कि जब पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स पड़ेगी, यही मैंने पढ़ाया था ना कि जहां पर हमने देखा था कि 543 सीटों को आने वाले समय पे 850 प्लस करेंगे, ठीक है। सीट्स बढ़ेगी तो साउदर्न स्टेट और वर्सेस नॉर्दर्न स्टेट्स का इशू आएगा, क्योंकि यही फेडरलिज्म जो फेडरल है, ये टेंशन है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगी, यहाँ पर बस इतना बता देती हूँ, क्योंकि भाई देखिए साउथ इंडिया में आप देखेंगे पॉपुलेशन कम है। पहले अब आपने बोला, सरकार ने बोला पॉपुलेशन कम करो कम करो, उन्होंने काम कर लिया। अब उन्होंने काम कर लिया तो अब आप कह रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बटेंगी लोकसभा की, तो ये तो फिर गड़बड़ हो गया ना भाई, क्योंकि नॉर्थ में तो आपको बिहार यूपी जैसे स्टेट्स में तो ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो आपस में द्वंद्व हो जाएगा। तो अब आपने क्या समझा कि जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बस इतना कॉन्टेक्स्ट याद रखना है कि मैम ने बताया है कि इस डिलिमिटेशन की बात है, तो इन चीजों को भी आप देख के जाएं ताकि आप कनेक्ट करके उसको लिख सके। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे लेबर कोड की बात हुई है, अब इसे इकोनॉमी के साथ ये जो लेबर कोड आया है, उससे चार करंट अफेयर्स के जो चार ये लेबर कोड है, इनको कैसे कनेक्ट करके पढ़ेंगे। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में जब आप जाएंगे, लेबर कोड जब भी जहां से भी पढ़ेंगे, तो उसमें ध्यान रखना है लेबर मार्केट के बारे में क्या आपने पढ़ा है, इनफॉर्मल सेक्टर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। करंट में जो 4 लेबर कोड्स यहाँ पर लागू हुए थे, तो समझने का तरीका सिंपल ये है कि सरकार क्या है कि इकोनॉमी को तो फ्लेक्सिबल बना रही है, ठीक है, बनाना चाहती है, लेकिन वर्कर्स की सिक्योरिटी भी तो जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा आया भाई कि आप दूसरे स्टेट्स में देखिए उसी काम के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, और किसी और स्टेट में जाते तो उस काम के लिए बहुत खराब स्थिति है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि इकोनॉमी को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ वर्कर्स की सिक्योरिटी, तभी तो देखिए ना नोएडा सेक्टर 62 63 में भी कितना मुश्किल हो गया था, बवाल हो गया था, बड़े व्यापक स्तर पर उन्होंने जो अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरे थे, उसमें अहिंसा भी जुड़ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन क्या है कि ग्रोथ वर्सेस सोशल सिक्योरिटी कैसे पैरेलली साथ चलेगी, तो आपको वैसे डिस्प्ले करके, अगर आप वैसे इंट्रो में लिख देंगे, बेसिक का थोड़ा बता देंगे, फिर उसका बॉडी में अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को लिखेंगे बेसिक के साथ मिलाते हुए, तो बहुत अच्छा आंसर राइटिंग आपका निकल कर आएगा, ठीक है। तो लेबर कोड आपको पढ़ना है, करंट में जो भी अपडेशन इसके है, ठीक है। फ्रीबीज आप इकोनॉमी प्लस गवर्नेंस के साथ कैसे पढ़ना है, जैसे बेसिक्स में आप देखेंगे कि फिजिकल डेफिशिएट, मान लीजिए सरकार जो फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में लैपटॉप देती है, कहीं ना कहीं सरकार के जो फिजिकल डेफिशिएट उस पर कहीं ना कहीं बोझ पड़ता है, तो कहीं ना कहीं खर्चा उनकी पॉकेट पे पड़ रहा है ना भाई, फ्री में आप कब तक बांटेंगे। इससे लोगों को आप कहीं ना कहीं मदद करने के साथ साथ डिपेंडेंट भी बना रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देता है ये। अब यहाँ पर करंट में क्या है कि इलेक्शन में भी फ्री स्कीम्स चलाई जाती है कि भाई हमको जितवाओ, हम ये करेंगे, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, दुनिया कर रही है लेकिन अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो फ्रीबीज गरीबों की मदद तो करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो इकोनॉमी पर बर्डन भी बनते हैं, यानी कि हमें बैलेंस अप्रोच देना है कि कल्याणकारी राज्य की भी बात कर रहे हैं, लेकिन करंट के साथ जोड़ते हुए बता रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य तो है, लेकिन सरकार के पॉकेट पे भी तो उसका असर पड़ता है ना, और ये सब कहाँ से जाता है, आपके हमारी जेब के टैक्स से ही बढ़ता है सारी चीजें। तो ये सारी चीजों को आप कनेक्ट करते हुए बताएंगे, यानी कि फ्रीबीज जो आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक है उसको आपको पढ़ के जाना है अच्छे से बेसिक के साथ। अब इंडिया, यूएस, ब्रिक्स और क्वाड जो है, आईआर का जो बेसिक्स है उसके साथ करंट अफेयर बताना है, यानी कि नॉन अलाइनमेंट में भारत रहता है, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी भारत की कैसी अन्य देशों के साथ में है, यानी कि करंट में भी क्या है कि इंडिया क्वाड और बेसिक ब्रिक्स दोनों में शामिल है, ठीक है। इंडिया क्वाड और ब्रिक्स दोनों में शामिल है, तो इंडिया किसी एक ब्लॉक में नहीं रहता बल्कि अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखता है, इसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, ठीक है। स्विंग पॉलिसी अगर हम भारत की देखें तो भारत देखिए जैसे अभी ईरान और अमेरिका का जैसे वॉर हुआ, तो भारत ने कहीं पर किसी का साथ नहीं दिया ना, नॉट इवन अमेरिका का दिया, नॉट इवन उन्होंने ईरान का दिया। तो यहाँ पर क्या उनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है ना, ये दिखाती है कि वो किसी एक पक्ष में नहीं है। इसीलिए जब हम बेसिक की बात करते हैं तो आपको नॉन अलाइनमेंट दिखाई देता है, भारत का ये रूल दिखाई देता है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह की किसी के भी ट्रेड डील बात करें, जैसे ईयू के साथ, इंडिया ईयू के साथ जो मदर ऑफ द ऑल डील हुआ है, हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, कितना शानदार ट्रेड डील हुआ है, ठीक है। तो उनको क्या है बेसिक के साथ जुड़े कि पहले उनके क्या टर्म्स थे, क्या भारत किसी एक गुट में जा रहा है, ये इस तरह से तुलनात्मक रूप से आप कंपैरिजन के साथ बता सकते हैं, ठीक है। तो आपका आज का फिर एक ये टॉपिक हो गया इंडिया यूएस का जो ट्रेड है, ब्रिक्स और क्वाड के बारे में करंट में जो भी अपडेशन है पढ़ के जाइएगा। एआई इंपैक्ट, अब देखिए एआई की बात है तो साइंस की बात आएगी और इकोनॉमी तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब बेसिक्स में क्या है, टेक्नोलॉजी चेंजेस इकोनॉमी, फॉर श्योर ऐसा होता है, ठीक है। करंट में क्या जो एआई सबमिट हुआ है, ऑटोमेशन की बात करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करके आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं।
यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर ये बहुत ही छोटे लेवल पर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत समय तो नहीं है आपके पास, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और उन्हीं टॉपिक को आप बेसिक के साथ पढ़ के जाइएगा। आपको क्वेश्चन चाहे दाएँ से पूछे, चाहे बाएँ से, चाहे उत्तर या दक्षिण, आप हमेशा कर पाएँगे, ठीक है? अब एआई जॉब्स को खत्म भी करेगा और जॉब्स भी बनाएगा, इसलिए स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। अब आप इसको इकोनॉमी के साथ भी जोड़ सकते हैं। एआई की बात मैंने क्यों की, इसको मैं सोशल मीडिया से जोड़ देती हूँ। देखिए, आज के समय पे लोग इन्फ्लुएंसर जैसा टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है? लंबे समय से जो हम कोविड के बाद से ज़्यादा देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑरेंज इकोनॉमी को भी बना दिया। तो इकोनॉमी के टर्म में आप एआई में टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्लासेस होने लगी है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, या गवर्नमेंट ने जो ऑरेंज इकोनॉमी में जैसे कि कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है, इन सारी चीज़ों पे भी फ़ोकस किया है। तो यानी कि अब सरकार भी इस चीज़ को वैल्यू दे रही है। तो इसको हम कनेक्ट करके, क्योंकि देखिए कोई भी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, हमेशा डिमांड करता है कि आप हर एक विषय को कनेक्ट करके बताएँ। तो आप इसको इकोनॉमी के साथ भी, साइंस के साथ भी कनेक्ट करके बता सकते हैं एंड सोशल कनेक्ट भी बता सकते हैं कि हमारे इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी बेरोजगारी पे, हमारे रोजगार कैसे प्रोवाइड हो रहे हैं इससे, क्या बेरोजगारी भी बढ़ रही है, पैरेलली चीजें चल रही है ना, क्योंकि इसने इंसानों को रिप्लेस भी किया है रोबोट्स वगैरह ने, समझ रहे हो? तो ऐसे कनेक्ट करके आपको पढ़ना है। तो मेरा बस एक आपको एक मार्गदर्शन देना है, समझते आप सब हैं। बस ये होता है ना कि थोड़ा अगर कोई बोल देता है चलो भाई तुम सही कर रहे हो, तो खुशी बोलती है कि चलो भाई हम सही कर रहे हैं। तो मैं बस वही कर रही हूँ, ठीक है? यूथेनेशिया जो आपका है, आपको पता होगा 12-13 साल तक एक व्यक्ति दिल्ली में जो था, वो लंबे समय तक कोमा में रहे हैं। तो यही चीज़ इसमें बताई गई कि एथिक्स कि क्या ये एथिकल है कि अपनी मृत्यु के बारे में बात करना, और ये पॉलिटी से भी संबंधित है। बेसिक में अगर आप आर्टिकल 21 देखेंगे, राइट टू लाइफ, राइट टू डाई की भी बात करता है। ठीक है, करंट क्या है, कोर्ट डिबेट्स यहाँ पर है कि क्या किसी व्यक्ति को मरने का अधिकार होना चाहिए, यही एथिकल डिलेमा है। ठीक है, तो इसको बेसिक के साथ, यानी कि पॉलिटी में आप ये इसके आर्टिकल्स जो है उसको पढ़िएगा, और यूथेनेसिया का जो अभी पूरा मुद्दा आया था उसको डिटेल में पढ़ के जाइए। आप किसी भी मैगज़ीन को फ़ॉलो कर रहे हैं, बस ईमानदारी से उसको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? अगला टॉपिक हमारा, अब मैंने क्या किया, ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ-कुछ टॉपिक्स को लिया, जिसमें बताया कि बेसिक के साथ आप कैसे चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, राइट? अब हम यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि कुछ टॉपिक, मैंने सारे टॉपिक्स को ना एक सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे लेबर कोड, फ्रीबीज़ डिबेट और 16 फाइनेंस कमीशन किसके अंतर्गत आएगा? ये आपका गवर्नेंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इससे क्या होगा, ये जो आपको यहाँ पर हेडलाइन दी गई है ना, आपको इससे समझ आएगा कि ये जो टॉपिक्स मैम ने दिए ना, ये मैंने डिवाइड कर दिए कि ये इस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ये टॉपिक इसके अंतर्गत आएंगे। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जब भी इन टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड पॉलिटी में इनके आर्टिकल्स खंगाल लीजिए कि क्या ये कोई आर्टिकल से कनेक्ट कर पा रहा है, ठीक है, या किसी वर्डिक्ट से कनेक्ट कर पा रहा है। गवर्नेंस में जाके देख लीजिए, इसके बाद इकोनॉमिक में देख लीजिए कि ये जो फ्रीबीज है ये कैसे काम करते हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ चुके हैं। लेबर कोड के बारे में भी पढ़ चुके हैं। 16 फाइनेंस कमीशन ये तय करता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यानी कि डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। तो अब इसे हम पॉलिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जब हम केंद्र और राज्य की बात करते हैं संबंधों की, ठीक है, तो उसके साथ कनेक्ट करके हम लेटेस्ट चीजों को कर, और ये पता है क्या होगा, सुनने में आ रहा है फाइनेंस कमीशन है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स की बात है, लेकिन आपको एक सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट के तरीके से सोचना है, एक साधारण व्यक्ति की तरह से नहीं कि अभी इनिशिएट लिया है। क्यों? आप इसको पॉलिटी के साथ जोड़िए, आप इसको गवर्नेंस के साथ जोड़िए, आप इसको इकोनॉमी के साथ जोड़िए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आप इस तरह से करिए, ठीक है। तो आपके ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे लेबर कोड, फ्रीबीज जो डिबेट है, 16 फाइनेंस कमीशन है, इसके जो करंट अफेयर्स जो भी आप पढ़ रहे होंगे, उससे संबंधित कनेक्ट करके इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद इसी के अंतर्गत सेंसस है, डिलिमिटेशन है। अब सेंसस, मैंने कहा डिलिमिटेशन और सेंसस क्यों, अब देखिए, जो अभी आरक्षण की बात आई थी, महिला के लोकसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण की बात तो 2023 में नारी वंदन में दे दी गई थी, लेकिन अब पूछा गया, विपक्ष ने कहा कि आप इसको 2024 के इलेक्शंस में इंप्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन आपने कहा कि नहीं भाई, भविष्य में जब जनगणना होगी, परिसीमन होगा, इसके बाद हम 33% का जो है आरक्षण महिलाओं को देंगे। तो अब यहाँ पर मुद्दा ये था, विपक्ष क्यों विपक्ष में रहा, विपक्ष क्यों कहा कि हम 33% तो लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण से खुश हैं, लेकिन जो आप इसकी आड़ में जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, हमें उससे तकलीफ है। ये मैंने पढ़ाया है कहाँ पर, प्राइम आईएएस ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिएगा, फुल डिटेल में है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेंसस डाटा पॉलिसी मेकिंग का जो बेस है, और डिलिमिटेशन पॉलिटिकल जो पावर है उसको रीडिफाइन करता है, और यहीं से रीजनल इम्बैलेंस और फेडरल टेंशन पैदा होते। वही फेडरल टेंशन कौन से, नॉर्थ एंड साउथ का जो यहाँ पर पॉपुलेशन का जो गैप है, उसके बेसिस पर अगर सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लोकसभा में होगा, तो क्या ये फेयर होगा, क्या ये भारत के दो टुकड़े, मतलब माफी चाहती हूँ, भारत को दो डिवीजन में बांटता हुआ नहीं दिखेगा। तो इस तरह की चीजें, तो आप अपने इसमें पक्ष और विपक्ष में प्रॉज एंड कॉज के हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है।
अब जैसे एक टॉपिक करंट में था एसआईआर का जो इलेक्टोरल रिवीजन है, ठीक है? इसमें इलेक्टोरल जो ट्रांसपेरेंसी है, डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें आप जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन इत्यादि के बारे में भी बेसिक में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है? आपका ये वंदे भारत जो ग्राम शांति एक्ट है, इसमें गवर्नेंस और पॉलिसीज नहीं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर और ग्रास रूट्स पे लेवल पर भी इम्प्लीमेंटेशन है। यानी कि बेसिक में अगर आप जब इन विषयों को करंट में पढ़ेंगे तो बेसिक में जैसे पॉलिटी और गवर्नेंस में जरूर जाइएगा, जैसे कि राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना कैसे होता है, इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, पब्लिक पीस क्या होता है, और इसे स्टेट लिस्ट 7 शेड्यूल का सब्जेक्ट माना गया है। तो कैसे हम इसको इन सारे टॉपिक्स के साथ कनेक्ट करके अपनी आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजों की स्पष्टता मिल गई होगी। तो जो रेड पेन से ये सारी चीजें जो पॉइंट्स लिखे हैं ये भी रेड पेन से ही है, ठीक है? इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। ये वही टॉपिक है करंट अफेयर्स के जो इसको मैंने बिगिनिंग में यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया था। स्पष्ट है? आई होप इसमें कुछ गड़बड़ नहीं फील हो रहा होगा। कुछ हो रहा होगा मुझे मैसेज कर देना, मैं समझा दूंगी। अब यहाँ पर आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में आते हैं तो जो करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक है उनको मैंने इस इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें इंडिया इन ग्लोबल ऑर्डर के रूप में उन टॉपिक्स को लिख दिया है ताकि आपको सिंप्लीफाई हो जाए कि ये टॉपिक हमारे किससे कनेक्ट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, इंडिया यूएस, इंडिया यू रिलेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी की जो बात हुई है इनके बीच में, डिफेंस की, ट्रेड की, इंडिया बैलेंसिंग एक्ट करता है। देखिए किसी के भी साथ ट्रेड डील होता है तो जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर उनके ऑब्वियस सी बात है उनकी सेना की बात होगी, मतलब उसमें डिफेंस में जो कुछ अभ्यास होते हैं उसके एक्सचेंज की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, बट ऑब्वियसली कुछ फार्मास्यूटिकल्स की भी बात होगी। तो ट्रेड इन सब चीजों के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है? तो इंडिया बैलेंसिंग एक्ट करता है, चाहे वो यूएस के साथ हो चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ हो, ठीक है? ये आपका करंट में मुद्दा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं इसको पढ़ा दूंगी, लेकिन पढ़ के जरूर जाना, ठीक है? ब्रिक्स वर्सेस क्वाड, ये एक तरफ मल्टीपोलर वर्ल्ड है आपका ब्रिक्स है, दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक जो ग्रुपिंग है क्वाड। तो इंडिया दोनों में है, यानी कि ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट में जो मुद्दा आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। जैसे इंडिया यूएस के जैसे हम रिलेशंस की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे डिफेंस डील बढ़ रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर, इसमें पार्टनरशिप बढ़ा रहा है भारत, ठीक है? भारत जो है इंडो पैसिफिक में कॉपरेशन कर रहा है, यानी कि सिंपल सी बात समझो कि इंडिया और यूएस मिलकर चाइना को बैलेंस करना चाहते हैं। यानी कि फॉरेन पॉलिसी कैसी दिख रही है, फॉरेन पॉलिसी यानी कि बेसिक कनेक्शन अगर हम देखें तो उसकी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दिखाई देती है, ठीक है? अब ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में अब यहाँ पर ब्रिक्स की बात क्योंकि करंट में था कि ब्रिक्स जो एक्सपेंड हो रहा है, नए देश जुड़ रहे हैं और जो है डॉलर के ऑल्टरनेटिव की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका मतलब डॉलर की वैल्यू कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है। इसीलिए तो यहाँ पर ई रुपए को जो है बात की जा रही थी ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये मैं क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने करंट पढ़ा है। तो अगर आप करंट पढ़े होंगे तो बेसिक के साथ जोड़ पाएंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस ये सेम टॉपिक को टाइप करिए, ऑनलाइन मिल जाएंगे और बेसिक में जाके इसको समझ लीजिए, ठीक है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म, तो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम क्राइसिस में जो दिख रहा है इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस बनता है, ठीक है? अब यहाँ पर ये WTO रिफॉर्म की अचानक से बात कहाँ है? देखिए अभी क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में पिछले 1.5 साल से, जब मना रहा था तो आर्थिक रूप से प्रेशर बनाते थे, जो इकोनॉमिक प्रेशर बना देते थे अपना जो वो करके कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे। WTO के कुछ रूल्स फॉलो ही नहीं करे, आप अपनी मर्जी से टैरिफ नहीं बढ़ा सकते हैं। तभी तो उन्होंने WTO के रूल्स को फॉलो नहीं किया और जो है उसके विपक्ष चले गए। तो यहाँ पर WTO के रिफॉर्म्स की भी बात है कि ऐसे देश अगर ऐसा करते हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए और इससे बाकी देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो WTO के रिफॉर्म्स आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है? यूएन में क्या रिफॉर्म्स है, इंडियन ग्लोबल गवर्नेंस में रिप्रेजेंटेशन चाहता है भाई, यूएन में रिफॉर्म जो स्थायी सदस्यता की हम हमेशा बात करते रहते हैं, ठीक है? वेस्ट एशिया में एनर्जी सिक्योरिटी जो है, इंडिया डायस्पोरा, डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, ये आपका मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल, ईरान जो वॉर चला और 28 फरवरी से जो कॉन्टिन्यूस चला जा रहा है, इसको भी मैंने आपके प्राइम आईएएस ऑफिशियल के चैनल पे पढ़ाया हुआ है। प्राइम आईएएस में भी है, जाके देख सकते हैं, ठीक है? आसियान इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का कोर है चाइना बैलेंस, ठीक है? तो आसियान वगैरह का अब ये लेटेस्ट में जो है वो तो है ही, लेकिन इनसे आपको मेंस में इसलिए हेल्प होगी कि आप आंसर राइटिंग में आपके पास शब्द होंगे, आप अच्छे से डायग्राम बना के लिख सकते हैं उसके बारे में, कब हुआ था, शुरू हुआ था, कौन कौन से देश शामिल है, फिर इसके बाद जो बेसिक के साथ जो करंट है उसके साथ जोड़ते हुए पढ़ लीजिएगा। तो जो रेड पेन से आपको दिख रहे हैं ये आपके सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक है जिनको आपको बेसिक के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ना होगा, ठीक है? अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस, अब देखिए बोर्ड ऑफ पीस को तो बड़ा चर्चा रहा था, ये कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कॉन्सेप्ट है। आसियान की वर्किंग स्टाइल को यहाँ बताता है। मतलब क्या है कि देश आपस में विवाद को युद्ध से नहीं बल्कि डायलॉग्स और निगोशिएशंस कॉपरेशन से सॉल्व करते हैं। अब बोर्ड ऑफ पीस जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर बनाया था, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर देखिए स्थायी सदस्यता के लिए सीट बेचनी शुरू कर दी। 9,000 समथिंग कुछ करोड़ उन्होंने डॉलर्स में बात की थी, यहाँ पर समथिंग
समथिंग, मुझे एग्ज़ैक्टली आंकड़ा याद नहीं है। तो यहाँ पर भारत को भी ऑफ़र किया था, पाकिस्तान को सोचिए ऑफ़र कर दिया। क्या ही करेगा पाकिस्तान उसमें, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो बोर्ड ऑफ पीस ऐसी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या वो यूएन में जो ये स्थायी सदस्यता, अस्थायी सदस्यता का जो एक कॉन्सेप्ट था, उसको क्या पैरेलली चलेगा या फिर उसको ये चैलेंज कर सकता है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंस के साथ और तुलनात्मक रूप से आप पढ़िएगा। तो करंट अफेयर्स में बहुत शानदार मुद्दा था, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है? आपके इसके बाद हम रीजनल और पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी ट्रेंड्स में आएँ, जैसे कि साउथ एशिया और इंडिया की जो पॉलिटिक्स डायनामिक है, उनमें हम देखेंगे इन टॉपिक्स को। जैसे नेपाल इलेक्शन, जेन ज़ी प्रोटेस्ट बहुत व्यापक स्तर पर हुआ था, हमने पता था। ठीक है? बांग्लादेश इलेक्शन, ये डेमोक्रेसी वर्सेस जो अथॉरिटेरियन जो ट्रेंड चल रहा है, जिसमें रीजनल स्टेबिलिटी हमें वहाँ पर असर उसका दिखाई दे रहा है। बंगाल इलेक्शन यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गया, फेडरल डायनामिक्स और सेंट्रल और स्टेट का जो रिलेशन है, उस पर क्या असर पड़ेगा इन टॉपिक्स का, उसको हम बेसिक के साथ पढ़ते हुए जा सकते हैं, ताकि हमारी आंसर राइटिंग में वो फ्लो दिखाई दे बेसिकली, ठीक है? तो इस जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो था, इसने कैसे जनरेशन पॉलिटिक्स में जो नया एक एक नया जो लीडर लेकर आए हैं, क्या वो काम करेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा व्यापक स्तर पर उनको वोट मिला है। तो ये सारा करंट में जो भी पॉलिटिक्स में रहा है, इकोनॉमी में रहा है, सोशल में रहा है, सबको पढ़िए और देखिए इसका असर आप यहाँ पर वहाँ के सोशल इम्पैक्ट पे भी बता सकते हैं, उनकी इकोनॉमी पे भी बता सकते हैं। ये तब बता पाएँगे जब आप बेसिक भी जानते होंगे और करंट अफेयर्स को भी समझा होगा। ठीक है? तो रीजनल पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी ट्रेंड्स में कौन-कौन से टॉपिक हैं? जैसे नेपाल इलेक्शन, जेन ज़ी प्रोटेस्ट हो गया, बांग्लादेश इलेक्शन और बंगाल का जो इलेक्शन चल रहा है। ठीक है? अब इसके बाद चौथा फिर मैंने एक पॉइंट बताया जिसमें सोशल इश्यूज की बात की गई करंट अफेयर्स में, जैसे एथिक्स और इसमें सोसाइटी की भी बात की। ये आपका सब टॉपिक है, इसमें मैंने डिवाइड कर दिया है आपके करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को कि किस सेक्शन में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि आपको ढूँढने में आसानी हो जाए। ठीक है? जैसे सोसाइटी का जो डायमेंशंस है उसे जोड़ते हैं। इथनेशिया जैसे हमने पढ़ा, तो राइट टू डाई वर्सेस राइट टू लाइफ में एथिकल डिलेमा दिखाया गया है उसमें, ठीक है? रोमियो जूलियट क्लॉज जो है, यानी कि लॉ वर्सेस जो सोशल रियलिटी है, स्पेशली यूथ रिलेशनशिप्स को यहाँ पर मैंने पिक्चर्स के साथ दिया है, तो जब आपको मिलेगा तो रीड आउट कर लेना, ठीक है? वंदे मातरम डिबेट में ये नेशनलिज्म वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम, आर्टिकल 19 और 25 के अंतर्गत आप इसको जोड़ सकते हैं, तो पॉलिटी के साथ भी जोड़ सकते हैं, सोशल भी जोड़ सकते हैं इसको की, और अगर इकोनॉमी के साथ भी जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल नेशन जो इंडेक्स है, ये दिखाता है कि ग्लोबल लेवल पर गवर्नेंस कैसे इवैल्यूएट होता है। तो हमने क्या समझा, सोशल इश्यू, एथिक्स और सोसाइटी के अंतर्गत जो करंट अफेयर्स के टॉपिक है, जैसे इथोनेशिया जो है, इसको मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्रोनंसिएशन गड़बड़ हो रहा है। इथोनेशिया जो है था, मैं हमेशा इसको गलत पढ़ती हूँ, ठीक है? आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? रोमियो जूलियट जो क्लॉज़ है, वंदे मातरम डिबेट है, रिस्पॉन्सिबल नेशन जो इंडेक्स है, वो सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। अब हम बात करें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और फ्यूचर ट्रेंड्स की, तो इसमें कौन-कौन से टॉपिक आएँगे जो इन सारी चीज़ों में आपको यूज़ हो सकते हैं? जैसे कि एआई इम्पैक्ट समिट, यानी कि एआई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ टॉपिक्स में सैंपल बताए कि कैसे आपको बेसिक के साथ पढ़ते हुए आपको समझना है। अब आपकी आगे की ड्यूटी कि रेस्ट ऑफ जो टॉपिक्स हैं उनको बेसिक के साथ आप कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पर बस मैंने डिवीजन कर दिया कि कौन-कौन से सेक्टर्स में कौन-कौन से टॉपिक आएँगे, ताकि आपको ईज़ी हो जाए। जैसे कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और फ्यूचर ट्रेंड्स में एआई इम्पैक्ट समिट हो गया। पैक्स सिलिका जिसमें सेमीकंडक्टर जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूचर पावर जो है, ठीक है? फ्यूचर पावर यहाँ पर आपको सिलिकॉन चिप्स पर डिपेंड करेगा। तो डिजिटल इकोनॉमी की ओर हम जो बढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके बाद बिहार और रीजनल डेवलपमेंट फोकस के एरिया में अगर हम देखें तो कौन-कौन से करंट अफेयर्स बेस्ड जो टॉपिक्स है, जैसे कि 7 निश्चय आपका 3.0 स्टेट लेवल डेवलपमेंट मॉडल है, ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस दोनों को कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। लद्दाख इशू, ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं बल्कि गवर्नेंस प्लस स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम जो है करंट अफेयर्स के जो रेड पॉइंट दिए गए हैं, उन सारे टॉपिक्स को बेसिक के साथ पढ़ते हुए ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद एंड में हम जाएंगे लास्ट नॉट द लीस्ट, जैसे एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंतर्गत अगर हम देखें तो यूजीसी रिफॉर्म की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, जिसमें हायर एजुकेशन सिस्टम प्लस ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। एक सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई। तो अभी आपने क्या समझा? माफ़ी चाहती हूँ। आपने यहाँ पर क्या समझा कि हमने देखा कि जो हमने करंट अफेयर्स के पॉइंट्स लिए थे, जो भी टॉपिक अभी पिछले 1 साल में, सवा साल में, आपको 1 साल में लगभग 2025 से 26 के बीच में जो भी टॉपिक्स रहे हैं, इनको हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे ही टॉपिक उठाइए, नेट पे सर्च करिए या जहाँ भी मैगज़ीन से आप पढ़ रहे हैं, उसको ये पढ़ लीजिए और फिर आपको
खुद एनालाइज़ करिए। अब आपको हेल्प के लिए मैंने क्या कर दिया कि आगे इन टॉपिक्स में से मोस्टली टॉपिक्स को बेसिक के साथ जोड़ के बता दिया। तो अब आपकी ड्यूटी है कि इन बेसिक के साथ पढ़कर कैसे पढ़ना है, कैसे कनेक्ट करना है और एनालाइज़ करिए। एनसीईआरटी क्या करता है? एनसीईआरटी के जो एक्स्ट्रा से बॉक्सेस होते हैं ना, वो बोलता है ना इस पे विचार करिए, सोचिए, तो उसी तरीके से आपको इन टॉपिक्स पर भी सोचना होगा। आई होप मैं इतना भी क्लियर करने में सक्षम रह पाई हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे बेसिक के साथ जोड़ के हम पढ़ सकते हैं और कैसे नॉट इवन अगर वो पॉलिटी का करंट है, तो कोई करंट ना किसी विषय का नहीं होता, ठीक है? कोई करंट किसी विषय का नहीं होता, बस उस टॉपिक को हर विषय से हमें जोड़ना पड़ता है। उसके लिए हमें डीप नॉलेज चाहिए, एक अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको एनसीईआरटी आपके जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और प्राइम आईएएस ऑफिशियल आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार है, आपकी इस सक्सेस को अचीव कराने के लिए हम सब यहाँ पर रेडी हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इतना पढ़ लीजिए, डाइजेस्ट कर लीजिए, कल वापस से हम अपने जो जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक है उसके साथ उपस्थित हो जाएँगे शाम को 4 बजे। फिलहाल ये पढ़िए, कोई दिक्कत आती कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को और अपने कलीग्स के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इनके लिंक्स को डालिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, हमारी पूरी टीम को मोटिवेशन मिले और हम इसी तरह से निरंतर आपके लिए कुछ ना कुछ नए इनिशिएट्स लाते रहें। फिलहाल के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ, कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।